ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और उसमें पीपल्स पार्टी को पर इल्ज़ाम तराशी की, और मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की, और उनको बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके दो चार इश्यूज़ थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जब हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। पहली बात तो जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। उन्होंने भागना पसंद किया बल्दियाती इंतखाबात से कि अगर उनको पता था कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका बहुत बुरा हशर होना है। तो बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने बायकॉट किया, और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो ख़ुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी ये एजेंडा में थी और एजेंडा में जो है पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मैं एक छोटी सी बात बता दूं। 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग to the Federation, and breaking deadlock on appointment of ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे सहाफ़ी बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम के नज़र में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी ही नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूँगा एमक्यूएम के लिए, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एमक्यूएम जिनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के दर्जे को आगे लेके आएँ, आपस में इत्तेहाद करें, आपस में यकसानियत करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे आएँ और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी, वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। क्योंकि माजी में आपकी तमाम जितने भी टैक्टिक्स रहे हैं एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के, अल्ताफ़ हुसैन से लेकर आज दिन तक, वो सारे के सारे टैक्टिक्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि आपकी पार्टी ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ठीक है आप प्रोग्रेसिव बने, अच्छी पॉलिटिक्स करें, मस्बत पॉलिटिक्स करें। हम आपको वेलकम करेंगे। हमें जहाँ आपको मदद करने की ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। जैसे कि सर जो भी आप तामीराती बात करें, तरक्याती बात करें, हम आपके साथ हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। नासिर शाह साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। नासिर शाह साहब इस वक्त लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो है दौरा हुआ, और जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं, और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में, जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम है, वो नासिर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन बात जहाँ तक ये 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है तो एमक्यूएम बहुतान तराशियाँ छोड़ दें
میں نے بالکل سمپل بات بتا دی. یہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ تھا, اس چیئرمین صاحب کے ٹویٹ میں یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں, نہ آپ میں سے کسی نے پڑھا اور یہ چیز نہیں. تو اب یہ بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے, ان کو کسی ہوتا ہے کسی فیڈرل منسٹر نے یا کسی نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دی ہو, تو آپ کی جو بات ہوئی ہے تو ان سے بات کریں. اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا, اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کا کوئی ان کا اہم مطالبہ تھا جو کہ نہیں آیا, تو پھر ایم کیو ایم تو ووٹوں میں بھی ساتھ تھی. تو میں اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا, تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے, اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. جہاں 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہے, 27ویں امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھی, آپ پہلے میں نے بتایا کہ جی چیئرمین صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سٹانس رکھا. یہ میں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ تو اس میں تھا ہی نہیں, لیکن جو چیزیں قبول نہیں کی وہ نہیں کی. پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی سی کی میٹنگ میں جو باتیں رکھی ہیں اس میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا جو ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا, جس کو اکیلی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا تھا. اس وقت کی پی ایم ایل این کی قیادت میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے مل کر جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر تھا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اس پہ ہم نے ایگری کیا ہے. جن جن چیزوں پہ ہم نے پروونشل اٹانومی پہ 18ویں ترمیم کے اس پہ, یا ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ہو یا این ایف سی ایوارڈ جس پہ ہمیں ریزرویشنز تھے, ہم نے اس کو نہیں ایگری کیا. یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جی آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں, ہمارے خیالات الگ ہو سکتے ہیں. ہم کس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں, ہم کس چیز پہ اگری نہیں کر سکتے. جس پہ ہم نے اگری کیا اس کا کچھ چھپ کے نہیں, چیئرمین صاحب نے خود آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے دن کہا کہ جی میں بات چیت ہماری ہوئی ہے, کچھ پوائنٹ پہ ہم اگری ہوئے ہیں. دوسرے دن آ کے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ پوائنٹوں پہ اگری ہوا ہوں. تو 2 دن طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل کلیئر رکھا کہ کس چیز میں ہم اگری ہیں, کس چیز میں ہم اگری نہیں ہیں. تو یہ کہیں سے ڈھکا چھپا نہیں. یس, جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایک برابری ہے. آج ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. ماضی میں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی, جس کے سب سے بڑے خمیانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتے. ماضی میں جب برابری نہیں ہوتی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھیں, تب سب سے بڑے میں بڑا جو اس کا نشانہ بنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بنی. اسی جوڈیشل ایکٹیوزم کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا, جس میں اس ملک کے قومی ہیرو کو, اس ملک کے سب سے بڑے میں بڑے لیڈر کو, جس کا ویژن آج دن تک اس طرح کا ویژن کسی اور لیڈر میں نہیں تھا, جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا جو آج دنیا کا کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف دیکھ نہیں سکتا, اس کو جس طریقے سے اسی جوڈیشل ایکٹیوزم یا آمرانہ سازش میں اگر جوڈیشری اس کا پارٹ بنی یا اس کی سہولت کار بنی, تو اس وقت عدالتوں میں برابری نہیں تھی. تو آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعت ہے جس نے بھی اس کو ووٹ کیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نظام لے کے آئے جہاں پہ ہر صوبے کا برابری کا حصہ ہے, ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا تو ہم بنے شکار. اس کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں. جب محترمہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں, دونوں دفعہ محترمہ سپریم کورٹ کی طرف گئیں, ان کو انصاف نہیں ملا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو کی گئی, وہ گئے کورٹ میں, ان کو انصاف مل گیا. تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دبئی سے پاکستان آ رہی تھیں, تو ایک دن پہلے کا ان کی آپ پریس کانفرنس سن لیں. جب افتخار چودھری کے بارے میں ایک سوال ہوا, پھر انہوں نے کہا, بی بی نے کہا کہ ہم تو چلیں عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر مثالیں دیں شہروں کے نام لے کر کہ فلاں شہر کو انصاف نہیں ملتا اور فلاں شہر کو جو ہے اس کے لیے قانون دوسرا. یہ محترمہ کے اپنے الفاظات تھے, ہماری لیڈر کے اپنے الفاظات تھے. تو یہ احساسِ محرومیاں تھیں. اور میں آج بھی بتاؤں کہ عدالت کی اور
آزاد عدلیہ کی سب سے بڑی ضامن، سب سے بڑی محافظ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ جو ہے ظلم سہا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے. 11 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بغیر کنوکشن کے اگر وہ 11 سال جیل میں رہے تو وہ اسی عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا تبھی رہے وہ جیل میں. تو اس سے بڑا شکار اور کون سی پارٹی رہی ہوگی. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں نے جوڈیشری کا قابل ہمیں بہت زیادہ احترام ہے. آج میں پرسنلی کہوں گا، مجھے ذاتی طور پہ بات بتاؤں، مجھے افسوس ہوا کہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا. میں ذاتی طور پہ جسٹس حسن منی اللہ صاحب کا اور ان کا میں بہت زیادہ ان کا میں کہوں گا کہ بہت اچھے ججز میں ان کا شمار تھا. میں پرسنلی طور پر ان کا بہت زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ہمارے عدالتوں نے، ہمارے اس ملک نے افتخار چودھری جیسے ججز بھی دیکھے ہیں جس نے جوڈیشری کو بدنام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کو قانون کو وہ ایک مذاق سمجھتے تھے. ہماری جوڈیشری نے ثاقب نثار جیسے شخص بھی دیکھے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ کچھ ججز سب کے لیے کافی احترام ہے، کچھ جج صاحبان کو میں سمجھتا ہوں قانون زیادہ پتہ ہوا، کن کو کم پتہ تھا. ثاقب نثار صاحب وہ تھے جن کو قانون سب سے زیادہ پتہ تھا. ایک کمپیٹنٹ جج تھے میں آپ کو بتا دوں، لیکن جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ عقل کھسکی تو انہوں نے جان بوجھ، کچھ لوگ تو بھائی ایسا فیصلہ کر دیتے ان کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے نا، کہ قانون کم پڑا ہے تو جو فیصلہ اس کے ذہن میں آیا. ثاقب نثار صاحب وہ جج تھے جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ ایک جوڈیشل کو تھا ثاقب نثار کا، جوڈیشل کو کی سربراہی ثاقب نثار کر رہے تھے. اور جس طریقے سے قانون کی پھر دھجیاں اڑائی ہیں، کبھی ڈیم فنڈ کے نام پر، پھر تمہارا کام تھا ڈیم فنڈ بنانے کا، تمہارے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں مقدمے آپ کے پاس عدالتوں میں موجود تھے، آپ کا کام ہے کہ ان کو نپٹاؤ. کہ آپ کورٹ جا رہے ہو، کچہریاں جا رہے ہو، جیلیں جا رہے ہو، ہاسپٹلز جا رہے ہو، پوری دنیا کے دورے کر رہے ہو، اپنے خود دامادوں کے چکر میں آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بین کر رہے ہو. آپ نے کی وجہ سے پنجاب کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل لائف ٹائم کے لیے بند ہو گئی. آپ نے جس طریقے سے پھر آپ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پیروکار بنے، جس طریقے سے ثاقب نثار پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیروکار بنے، وہ کس سے چھپی ہوئی بات ہے کہ بیٹھ کے جو ہے کبھی شیخ رشید کے ساتھ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے چیمبر میں پی ٹی آئی کے سربراہ کو بلا رہے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں ساتھ میں، وہاں پہ تصویریں نکل رہی ہیں. کیا کیا اس شخص نے نہیں کیا. مطلب یہ جوڈیشری میں کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی. ویری انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ان کو ہم نے ان کے ٹینیور کے بعد جو پروسیکیوٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ کام تھا ان کو مس کانڈکٹ کے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن پہ کیسز مقدمے چلنے چاہیے تھے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو. آئین ایک مقدس کتاب ہے، آئین ایک ہماری نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. آئین پاکستان کے تحت ہم نے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب آئے، پھر اس کے بعد وہ ایک بندیال صاحب آ گئے جنہوں نے کہہ دیا جی گڈ ٹو سی یو. اب کون سے اکیوز کو کورٹ میں دیکھے کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو. یہاں ہم نے بندیال صاحب والے انصاف بھی دیکھے. پھر جو پی ٹی آئی کے دور میں انلیگل طریقے سے غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں، آج دن تک کسی حکومت نے کوئی اس پہ کسی آرٹیکل کا سوچا ہے؟ کہیں پہ بحث ہوا ہے؟ کوئی ریسنٹلی کوئی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یار ایک شخص ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور وہ جھوٹے سائفر کا بہانہ کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے؟ چلے اسمبلی تو بحال ہو گئی، لیکن کیا وہ کام آئینی تھا؟ کیا وہ کام آئینی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ آئین توڑا گیا. اگر آئین توڑا گیا تو اس کے لیے پاکستان کے قانون میں کیا سزا ہے؟ ہم اس کے پیچھے تو ہم گئے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ لی. تو عدالتوں کا نہایت احترام، تمام جج حضرات کا نہایت احترام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ماضی کی ان چیزوں سے ہٹ کے اب آگے کی طرف چلیں. جو نئی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہوئی ہیں، جو 27 امینڈمنٹ کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف جلدی ملے، انصاف سب کو برابر ملے، اور جو ہے یہ کسی کی مطلب پولیٹیکلی جو اس کی جو پہلے زیر اثر تھیں جو چیزیں، جس طرح میں نے کہا کہ ثاقب نثار کا دور تھا، بندیال صاحب کا دور تھا، افتخار چودھری جیسے لوگوں کا جو دور تھا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کی طرح کے نام پر ان کے نام لکھے جائیں گے. یہ پاکستان کے قومی ہیروز نہیں ہیں. جس طرح آج ہم
कुछ लोगों को एज अ डिक्टेटर याद करते हैं, तो ये तीनों भी डिक्टेटर, जुडिशल डिक्टेटर थे, तो इनकी वजह से जो है काफ़ी मसाइल हुए हैं। तो हमने ये कहा कि जी हमने हमें जब वो चीज़ की जो कि आइन और कानून के दायरे में हों। मैं एक और चीज़ इसमें कहूँगा कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियर स्टांस अपना रखा। पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने जो जो शिकें उनको, जो पूरी सीसी को मंजूर थी, उसको उन्होंने मंजूर किया। जिन जिन चीज़ों पे सीसी को एतराज़ात थे, शक व शुबात थे, उनको कहा कि इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमें मंजूर नहीं है, तो उसको उस पर कानून साजी हुई। लेकिन एमक्यूएम जिस तरीके से एक दफ़ा फिर उन्होंने आज झूठ का पलंदा बहरा है, वो चेयरमैन साहब का ट्वीट दोबारा पढ़ लें, उसमें उस चीज़ का तस्करा था ही नहीं। अब मैं एक मिनट गुजारिश करूंगा पहले नासिर शाह साहब से कि वो अपनी बात कर ले पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि कल भी हमने विज़िट किया शहर का, और जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उनको एक्सपीडाइट करवाने के लिए, और फिर जो दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाने के लिए। तो एक तो पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं जो चेयरमैन साहब का विज़न है, और उसके तहत, लेकिन आज अगर कराची की बात हो रही है तो पूरे कराची को बना रहे हैं। जितने टाउन्स हैं, बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड हैं वहाँ के टाउन्स में, उन सब को बेहतर किया जा रहा है। ड्रेनेज और सीवेज को भी बेहतर किया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि सफाई में भी काफ़ी बेहतरी आई है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो आपसे यही बात कर रहे हैं कि पूरा कराची जो है उसको बना के देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और हर जगह पे आपको बेहतर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इनकी बात करो। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मैंने रिंगर ऑन कर देना। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बातें करते करते फिर वो अलग सूबे की बातें भी की कि अगर ये नहीं किया गया, बलदियाती इदारों को पावर नहीं दिए गए, तो अलग सूबा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर की हैसियत से इस तरह तकसीम की, नफरत की बातें, क्योंकि इस सूबे के लोग सिंध की तकसीम को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। तो आप इसको क्या समझ रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी एमक्यूएम देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी एमक्यूएम शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये देखिए जी, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। सिंध की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। पाकिस्तान को बनाने की पहली करारदाद सूबा सिंध की असेंबली ने दी। तो ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है, वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूं उनको, एमक्यूएम की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके। अकरम के पास जी साहब, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की आप तारीफ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वही है जिसका सीओडी में जिक्र है? क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जब सीओडी पर दस्तखत किए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की वो तारीफ कर रहे थे, कि उसमें यही था कि उसका पहला चीफ जस्टिस जो है ना वो वजीर आजम तैनात करेगा? क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिक्र किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात लेकर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दिए जाएंगे? ये वही? अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, एक तो हम लोग जो ना तकरीर सुन के जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, मादत का। अच्छा, मुझे बताएं क्या चीज़ गलत है। आप ये देखें कि पहली दफ़ा ऐसी कोर्ट बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसमें हर सूबे को बराबरी की बुनियाद पर उनकी नुमाइंदगी मिल रही है। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम सूबों का हिस्सा है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बराबरी की बुनियाद पर पहली मरतबा ये सारी चीज़ें। और वज़ीर आज़म क्या होता है, क्या आप बोलते वज़ीर आज़म की तैनाती? भाईजान, वज़ीर आज़म इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तैनातियां कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। और वो वज़ीर आज़म कौन होता है? जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको अवाम की पजीराई होती है। तो आप ये चाहते हैं कि जी
मतलब मैं ज़्यादा इसमें जाना चाहूँगा कि कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। देखिए जी, हर इदारे को अकाउंटेबल होना है, मादर पिदर आज़ाद कोई इदारा नहीं होना चाहिए। हर एक, मतलब आपको ये भी देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कभी किसी जुडिशियल एक्सपेंसेस की बात हुई थी, शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम अपने ऑडिट नहीं कराएंगे। भाई क्यों नहीं कराओगे यार? सरकार के पैसों से, टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, आप मुझे आप बोलो हम ऑडिट नहीं कराएंगे, क्यों भाई? देयर इज नो होली काउ। तो जो निज़ाम सबके लिए होगा वही निज़ाम इनके लिए भी होगा। जी वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साहब ये कहते थे कि जो इस वक्त एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी वो राह के एजेंट हैं, आजकल वो भी वफाकी वजीर है। तो आप मुस्तफा कमाल अब क्योंकि उनकी जमात के सरबराह राह के एजेंट हैं, तो इनके नजरिए को इन दोनों वफाकी वजीर जो एक इल्जाम लगाते थे कि भाई राह के एजेंट है, तो क्या राह के एजेंटों को वफाकी काबीना में मौका मिल जाता है? देखिए, वो एमक्यूएम की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें शाह साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनाब कि मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भले कह दिया हो खालिद मकबूल सिद्दीकी को साहब को, मैं नहीं समझता, ठीक है उस वक्त उनके वो होंगे जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, मुझे नहीं पता कि वो एजेंट थे। नहीं, मैं वो दोहराऊंगा भी नहीं। हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मिनिस्टर के लिए, ऐसी चीज़ फेडरल मिनिस्टर के लिए भी हम लोग बड़े एहतियात से काम लेते हैं। एमक्यूएम जो है ना, उसको मैंने देखी आदत कि उनको बिल्कुल वो बस परवाह नहीं है, इसको गाली दे दो, उसको दे दो, उसके लिए बुरा बुरा बोल दो, ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर दो। नहीं, हम ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह ना करे। मैं समझता हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए भी एहतराम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए भी एहतराम है, और मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि हम बयानों में एहतियात करें। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, सिंध हम सबका सूबा है। सिंध ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है। नफरत अंगेज़ बातें, तासुब अंगेज़ बातें ना करें। आपके मुल्क में और वैसे ही बहुत सारे आपके पास उस वक्त बॉर्डर्स पे इधर उधर टेंशन चल रहे हैं। इस वक्त हम अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, हम सबको एक करने की बातें करें। डिवाइड और तकसीम की पॉलिटिक्स अल्ताफ़ हुसैन ने भी की। आज आपने देखिए अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या शुरू हुआ है। इसी तरीके से उसके जो फॉलोवर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के, आज भी वो अगर अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे और सूबों को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये फजूल बातें हैं, इसको इनकी कोई हैसियत या कोई वो नहीं है। मंजर उसके बाद कामना साहब, अगर आपकी हुकूमत आई तो बदियाल साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे? ये आपसे सवाल है। और शाह साहब, आपसे दरख्वास्त है, एक अंडर बाईपास करीमाबाद का वो जल्दी मुकम्मल करवाने, और 380 से गुरुमंदर जाने और आने वाली सड़क लाखों लोग गुजरते वो आप बनवा दें। अच्छा जी, आपने ना तो अपने अंडरपास बताएंगे। अंडरपास पे कल भी हम गए हैं, उसको बहुत एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी बनेगी। बाकी उससे लोगों को तकलीफ है, उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन कल भी हम लोग गए, मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ। बहुत जल्द आपको अंडरपास भी बना देंगे और वो रोड भी इंशाल्लाह शुरू। अच्छा, दूसरी बात आपने कही ना कि जी मुकदमा, मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए इस मुल्क में, और कि अगर कोई शख्स आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे, तो उसको उसका जो भी उसके डिपार्टमेंट ने एक्शन लेना वो जरूर ले। अगर मेरी बात छोड़ना, अगर कहें हर कोई समझता है कि इफ्तिखार चौधरी ने गलत किया, जुडिशियल एक्टिविज्म किया, इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके रिक्विडिक के जो फैसले थे उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो तो फिर अल्लाह ताला ने बचाया, फिर आपकी सफारतकारी काम में आई, वरना आपका दीवाला निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इफ्तिखार चौधरी माइंड सेट की। फिर साकिब निसार जैसे लोगों ने, जिन्होंने एक आलाकार बन गए, एक यूनिट इंचार्ज बन के काम कर रहे थे पीटीआई के साकिब निसार, उससे मैं लफ्ज़ और क्या बोलूँ उसको, और जिस तरीके से उसने मतलब अपने मुखालफों को चुन चुन के रिडिक्यूल किया, उनके खिलाफ एक कैंपेनें चलाई, और फिर जो उस इलेक्शन में जिस तरह धांधलियाँ हुई और उसमें साकिब निसार जो है वो शरीक जुर्म था, तो इस तरह के लोगों का एहतसाब जरूर होना चाहिए। कामरान साहब, इस बार कल दौरा किया आपने, बताया चीफ मिनिस्टर साहब ने, सुबाइब रोजा ने, एक तरह के शाराय भुट्टो पर डिले क्यों हुआ है कि आपको पता चला? क्योंकि दिसंबर की डेडलाइन दी थी सिंध गवर्नमेंट ने। उसके अलावा ये जो करीमाबाद वाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था और 4.25 अरब पे पहुंच गया है।
तो क्या इस पर भी कोई चीफ मिनिस्टर ने कोई बात कही है और शाराय भुट्टो दोनों का जी, शाराय भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आप खेल में कि जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम जारी है। और उसको कहा हमने कल भी कि इसको 24/7 करें और वो जो शिफ्टें हैं उनको बढ़ाएं ताकि जल्द काम हो सके। करीमाबाद वाले अंडरपास का इशू ज़रूर, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी उसकी ज़्यादा लागत नहीं पड़ी, लेकिन यूटिलिटीज़ की वजह से उसमें डिले भी हुआ है और उसमें ज़्यादा अखराजात भी हुए हैं। अब भी जो डिले था वो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वालों की तरफ से था, जिसके उनसे बात भी हुई है और अब वो उसको एक्सपीडाइट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कामयाब। अरबाब चांडो साहब, शरीफ साहब, उस्मा बुखारी ने आप पर तनकीद की और उस बात को आप इतना आगे ले गए कि उन्होंने कहा कि वो माफी मांगने की तब छोड़ेंगे, उस्मा बुखारी तो बंद हो गई। अब ये कि वही तनकीद आप पर मुस्तफा कमाल कर रहा है, मुस्तफा कमाल आपकी वहदत की बात भी कर रहा है, वजीर आजम कराची में भी है, आप वजीर आजम को ये नहीं कहेंगे कि अपने वफाकी वजीर को समझाएं? इधर तो आप बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, इधर खामोशी लड़ने क्या है? अभी तज्जिया था, पता नहीं ये सवाल था कि मैं अर्ज कर लूं। मेरे भाई, इशू ये है कि हमने देखा, हमने नरम लहजा रखा हुआ है तनकीद के बावजूद भी। तो हम समझते हैं कि जी अगर एमक्यूएम की इस पॉलिटिक्स उसकी है ही, मतलब वो हमें थोड़ा बहुत वो भी आता है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि जी उनकी पॉलिटिक्स जिस पोजीशन में है हम चाहते हैं वो ग्रो करें, लेकिन इस तरह ग्रो ना करें, गलत बात करके ग्रो ना करें, नफरत अंगेज बात करके ग्रो ना करें, लिसानियत की बात करके लोगों को इश्तियाल अंगेजें देकर ग्रो ना करें, अच्छे काम करके ग्रो करें। आपने अगर किसी को बीट करना है तो आप इखलाक की मार दें, आप इतने अच्छे काम करें, इतनी अच्छी चीज़ें करें। अब आपके पास 2-4 मिनिस्ट्रीज हैं, आप हर वक्त इक़्तिदार में रहे हैं। इमरान खान के दौर में जब बल्दियाती निज़ाम किस तरह चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, तब भी आप इमरान खान के साथ रहे हैं पार्टनर, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी हर दौर में एमक्यूएम इक़्तिदार में रही है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो एमक्यूएम इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहे हैं, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। कम अप विद द पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव पॉलिटिक्स। काजी साहब, आप 27th अमेंडमेंट पे तो खुशी को इजाद कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन वफाकी वज़रा अब तो 28th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें सूबों की बात हो रही है। जो चीज़ें वहाँ रह गई थी 27th में, अब तो 28th पे, तो सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है कि 18th अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा ये कह रहे हैं, तो आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ वो है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी कह चुके हैं, और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इस 27वीं अमेंडमेंट की जो बहस की शुरुआत हुई, और फिर आपने उनकी मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वफ्द आया प्रेसिडेंट साहब के पास, और ये नुकात 1 2 3 4 5 6 जितने नुकात थे उन्होंने पूरे A to Z जितनी सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की, अपने समाजी वेबसाइट की उस पर पोस्ट की, और उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे मुतालबात हो रहे हैं, ये हमसे इस पर ताउन मांगा जा रहा है। फिर उन्होंने जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को करना चाहिए, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, एक नुक्ते पे वहां पे डिटेल में डिस्कशन हुई है। फिर जिस चीज़ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक कंसेंसस हुआ, उस कंसेंसस के बाद उन्होंने कहा जी इन 2-3 चीज़ों पे कंसेंसस हो गया, बाकी चीज़ों पे हमारा कंसेंसस नहीं हुआ है। तो अब आप अगर कोई कह रहे कोई वफाकी वजीर के, मैं वफाकी वजीर की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने चेयरमैन की बात सुनूंगा। जब मैं 28 की बात कर रहा हूं कि आप कोई वफाकी वजीर कह रहा अगर आ रही होगी तो वही प्रोसीजर उन्होंने करना होगा। कोई भी अमेंडमेंट लेके आनी है तो उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब से बातचीत करनी होगी, उसके बाद वही वो उन्होंने प्रोसीजर करना होगा। वो अपनी डेफिनेटली वो कोई भी चीज़, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो डेमोक्रेसी भी यकीन रखते हैं, वो डिक्टेटर नहीं है कि जो खुद ही फैसले कर लें। अगर हमारी लीडरशिप खुद फैसले करके भी कर लेती तो कोई मेंबर नेशनल असेंबली या कोई सेनेटर जो है इस पर एतराज़ नहीं करता, लेकिन उन्होंने हमेशा एक पार्टी की मजलिस आमा को जो है उन्होंने एक फौकियत दी है, और उसी के जरिए अपने फैसले जो है वो पीपल्स पार्टी करती है। आखिरी क्वेश्चन कर दें, मुझे नहीं पता उसका जी। हाँ, जब हो गया वकील भी एक सिंध में निकले हुए, वो भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम आने वाली है और सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम। देखिए, मफरूजों पे बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और
वकीलों के लिए भी हमें एहतराम है, हर बरादरी के लिए एहतराम है. बराए मेहरबानी जब चीज़ें आए तब उसमें कोई बात करें. थैंक यू वेरी मच. जी जमाली साहब.